अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेन स्ट्रीम की मीटिंग है 9th ऑफ नवंबर और हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है डिस्कवर योर एबिलिटीज, जिसमें हमने लास्ट वीक फ्राइडे को भी तो बात की थी। कुछ लोगों ने अपने व्यूज शेयर किए थे उसके ऊपर और आज अगेन वी गोना स्टार्ट फ्रॉम द 6th नंबर। हम ऑलरेडी जो कवर कर चुके हैं, दे आर थिंक अबाउट व्हाट यू एंजॉय। स्टेप आउटसाइड ऑफ नंबर 2 इज स्टेप आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन. Number 3 is experience the gifts of life. And number 4 is list your strengths and weaknesses. Number 5, take career assessments. हमने take career assessments तक का clear कर लिया हुआ था. Today we gonna start with the sixth one, which is start a daily journal. So Burair, I have given that topic to you. So kindly start करें. मेक श्योर कि आप इसी के डिस्कवर योर एबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करें. जी बुरार, ओवर टू यू. जी, तो जर्नलिंग जहाँ तक मेरी एजुकेशन रही है कुछ इससे रिलेटेड भी रही है इन चीज़ों से, और मेरी स्कूल लेवल पे वगैरह मैं प्रेजेंटेशंस और स्पीचेस वगैरह भी करता रहा। तो उस चीज़ को अगर मैं देखूं तो जर्नलिंग एक तरीका है जिसके ज़रिए कैथारसिस किया जा सकता है और जिसके ज़रिए आप अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करते हैं, रिलीज़ करते हैं। फिर उसके बाद आपको हेल्प मिलती है आपको अपनी एबिलिटी को डिस्कवर करने में। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जर्नलिंग अलोन आपको हेल्प करेगी, क्योंकि जर्नलिंग अगर इसको लफ्ज़ी मतलब लिया जाए इसका, या इसको रोज़नामचा कहेंगे, या इसको रोज़ाना की बुनियाद पर लोग जो लिखते हैं अपनी बातें, अक्सर लोग पहले बहुत रिवाज होता था, लोग जर्नल लिखते थे, आजकल नहीं है क्योंकि इंटरनेट के दौर की वजह से। लेकिन जर्नलिंग जो है अब रिफॉर्म हो गई है, अब इसको एक मेथड के तौर पे लिया जाता है। मैंने जिनसे तालीम ली थी थोड़ी बहुत इन चीज़ों की, तो उन्होंने बताया था कि एस अगर लिखा जाए तो उससे काफ़ी स्ट्रेस रिलीज़ होता है। इसकी क्या लॉजिक है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप अगर आप बहुत टेंशन में हैं और स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं और अब आप नहीं लेवल पे आ रहे, तो आप एस लिखते हैं तो उससे स्ट्रेस रिलीज़ होता है। अब उससे ये होता है कि आप जब आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, आप परेशानी से निकल आते हैं, आपके ज़हन से शोर ख़त्म हो जाता है, तो आपको अपना आप को ढूँढने में आसानी हो जाती है। तो ये डायरेक्टली अमल नहीं करता अपनी एबिलिटीज़ को डिस्कवर करने में, लेकिन इनडायरेक्टली ये बहुत हेल्प करता है। और हाँ, अगर किसी को लैंग्वेज पे अबूर हासिल है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, उर्दू है या इंग्लिश है, वो डेली जर्नली लिखना शुरू कर दे, तो उसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। ओके फाइन बुरैर, आपने सबसे पहले एक बात की है कि यू डोंट नो कि वाई एस लिखने से स्ट्रेस कैसे रिलीज होता है. मैं आपको एक छोटी सी चीज इसमें एक्सप्लेन कर दूं. एस लिखने से स्ट्रेस बहुत से लोगों का नहीं भी रिलीज होता, लेकिन बहुत लोगों को फायदा भी होता है. वो इसलिए जिस वक्त आप एस की शेप बना रहे होते हो, तो उस वक्त आपका माइंड बकायदा उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है और वो डिफरेंट लाइंस के ऊपर जा रहा होता है. S is not a straight line word alphabet. बुरा है. जी, जी, मैं सुन रहा हूँ। मुझे भी उन्होंने कुछ ऐसे तरह का बताया था, लेकिन वो जी, क्योंकि काफ़ी अरसे पहले की बात है, I'm gonna तो explain याद it. नहीं नहीं आपने है। जो अच्छा एक और चीज मैं आपको फिर बताऊं, जो आप बात बोल रहे होते हो ना, उसके उसके लिए अब सपोज आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, मोस्टली लोगों को नहीं भी पता कि एस स्ट्रेस कैसे रिलीज होता है. और आपसे कोई ये सवाल करे, जैसे मुझसे सवाल होते हैं, काफी ऐसी चीजों के होते हैं जो एकदम से मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ और आगे से कोई मुझे ये बताएं इसको कैसे आपने ये कहा. उसके लिए यू हैव टू रेडी फॉर दैट. जो भी बात आप शेयर करें उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए. सो लेट मी टेल यू, तो मुझे पता था इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. एस लिखने से स्ट्रेस कैसे रिलीज होता है. एस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन अल्फाबेट. ना तो ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ना ये वर्टिकल जा रहा है. ये ग्राउंड शेप बनती है. अगर आप इसको देखें तो ये पहले ऊपर से सी बनता है और फिर उल्टा सी बनता है. ठीक है, तो इसके लिए दिमाग बकायदा उसके ऊपर फोकस कर रहा था, उसकी शेप के ऊपर.
जिस टाइम पे दिमाग की एक मैं कह सकती हूँ खासियत है कि वो जब एक चीज को फोकस करके चीज बना रहा होता है या कर रहा होता है ना, उस वक्त बाकी चीजें जो होती हैं वो फेड हो रही होती हैं आपके दिमाग से। थोड़ी बाकी चीजें जो होती हैं फेड, एक इंस्टेंट जो आपके ऊपर प्रेशर होता है वो फेड हो रहा होता है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि एस लिखने से आपका स्ट्रेस लेवल एकदम से रिलीज होता है। वो किस तरीके से होता है कि आप उस वक्त अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहे होते, आप उसको लिख रहे होते हो कि कैसे लिखना है, पर इट इज कि आप उसको प्रॉपर इंटेंशन के साथ लिखो। ऐसे ही हाथ ना चलाना शुरू कर दो, पर उसके ऊपर नजर रखो और उसको ध्यान से लिखो कि हाँ जी ये मैं लिख रहा हूँ, ताकि आपका दिमाग जो है बाकी चीजें सोचना कम करे। Actually it's a game of diverting your mind toward the other stuff which is not related to the your stress thing. ठीक है, so बुरैल ये कुछ ऐसे ही डेफिनेशन आपके पास थी? नहीं, मैंने बताया मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि काफी अरसे पहले की बात थी, लेकिन ओके बिल्कुल आपके पास आपने जो बताया उसके उसकी लॉजिक बनती है, बिल्कुल ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता सकी। ओके फाइन, फैसल भाई। जी समर अच्छा, जी। एक और चीज फैसल भाई होल्ड करें, जो आप जर्नल की बात कर रहे थे, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूँ। जर्नल, व्हाट एग्जैक्टली इज जर्नल? हम हमारे स्कूल्स में अब तो है, ये इंटरनेट का दौर आ गया, अब तो किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि हमारी टीचर्स हमें फोर्स किया करती थी और गाइड किया करती थी कि आप लोग रात को अपनी डायरी लिखो, वट एवर यू हैव डन टूडे, अपनी डायरी लिखो। और हमने अपने पेरेंट्स को भी देखा हुआ है, आप लोगों ने जो मेरी जनरेशन के लोग हैं उन्होंने भी देखा होगा कि अपने उनके पेरेंट्स जो हैं वो अपनी डेली, अगर डेली की बातें नहीं लिखते हैं तो कम से कम हिसाब और अपनी जरूरी जरूरी पॉइंट जरूर डायरी पे लिखते थे। और वो बहुत अच्छा होता था। उससे क्या होता था कि आप लोग जिस वक्त अपनी डायरी लिखते हो सारे दिन की, कुछ लोग तो इतने कीन होते थे कि वो सुबह सांस ले, कितने कितने सुबह कितने बजे उठ के हमने आंखें खोली, खाना खाने से पहले कितने सांस लिए, वो भी लिखा करते थे। मतलब क्या क्या उनके डेली के कहने का मकसद ये है कि वो एक एक पॉइंट नोट किया करते थे और लिखा करते थे। वो एक बहुत एक्सट्रीम लेवल है, बट राइटिंग अ जर्नल और मेकिंग अ जर्नल इज समथिंग लाइक दिस कि आप अपनी डेली का टाइम लिखो, रोजनामचा जो उन्होंने बात की, डेली के टाइम्स की, डेली की एक्टिविटीज लिखो और ये असेस करो कि मैंने आज दिन में कितना काम सही किया, या क्या चीज मेरे से गलत हुई, या जो मेरे से गलत हुआ उसको, जो मैंने ये बात लिखी है क्या ये सही है, क्या ये इसके ऊपर किसी और को हर्ट तो नहीं हुआ। इट्स नॉट जस्ट राइटिंग इट, आपने जो लिखा है उसके ऊपर सोचना भी है कि क्या ये जो मैंने काम किया है या ये जो मैंने एक एक्ट किया है इसके ऊपर किसी को कोई हर्ट तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो मैं उसको किस तरीके सॉल्व करूं, या क्या हो कि ये वाला मसला जो एक क्रिएट हुआ है इसको मैं खत्म कर सकूं। जर्नल, मेकिंग जर्नल इज लाइक दिस। और जब आप जर्नल लिख रहे होते हो तो बीच में आप कुछ ऐसी चीजें भी नोट कर रहे होते हो जो आपके पसंद की हो रही होती है। सपोज किसी को अगर ट्रैवलिंग पसंद है या ड्राइविंग पसंद है, या कुछ चीज, मेरे जैसे बंदे को अगर पेंटिंग पसंद है तो मैंने कोई ऐसे आर्ट लगा लिया तो मैं वो भी लिखूंगी कि हाँ मैंने आज छोटी सी पेंटिंग की है। तो वो जब आप जर्नल में लिखते हो कि हाँ मुझे अच्छा लगा, मैंने अपना पुराना एक काम स्टार्ट किया या मैंने एक चीज बनाई, तो वो आप उस चीज से सर्च करते हो कि एग्जैक्टली ये भी मेरी एबिलिटी है। एक्चुअली हम एबिलिटीज की ही कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जर्नल बनाने से हमने अपनी एबिलिटीज ही देखनी है इस टॉपिक के अंदर कि हाँ जी हमें किसी क्या चीज अच्छी लगी जो हमने की, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम काफी काम इस तरह करते हैं। ओके फैसल भाई, check your educational report. ओके, जैसा कि जो मुझे टॉपिक असाइन किया गया है, सॉरी, टॉपिक असाइन किया गया है चेक योर एजुकेशनल रिपोर्ट्स। अब मेरे माइंड में इसके हवाले से कोई प्री प्लान कोई ऐसी चीज़ नहीं है या कोई रेफरेंस तो नहीं है किसी बुक से कि इसको मैंने कैसे एलेबोरेट करना है, लेकिन जो मुझे इसको टॉपिक को रीड करने से जो मेरे माइंड में चीज़ आ रही है कि हम जब तक अपने एजुकेशनल रिपोर्ट कार्ड्स को टाइम टू टाइम नहीं एनालाइज करेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, हम अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में नहीं जान पाएंगे, हम उसमें मिसिंग पीस क्या है, क्या किस चीज़ से को ओवरकम करके हम उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, हमें इस बारे में पता नहीं चल सकेगा।
इसीलिए जो हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हमारी सीजीपीएस होती हैं, हमारे परसेंटेज होती है, परसेंटाइल्स की बेसिस पे हमारी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है। वो बेसिकली उसका मकसद ये नहीं होता कि हमें किसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है या हमें उसमें डिग्रेड किया जा रहा है या हमारे अंदर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे हम मज़ीद एक ट्रॉमा में चले जाएं कि अब ये मेरे साथ क्या होगा या मैं इतना डाउन क्यों जा रहा हूँ। वो जस्ट एक वो इंडिकेशन होती है कि हमें अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है या उसमें मज़ीद निखार लाने की हमें उसमें ज़रूरत है। और अगर वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है तो वो दूसरों के लिए, जो हमारे क्लासमेट्स हैं, टीममेट्स हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर का किरदार अदा करे कि वो किस तरह से उसको देखते हुए, उसको एक मॉडल बनाते समझते हुए, रोल मॉडल समझते हुए उसे वो फॉलो कर सकें और अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो बेसिकली जो मुझे इस टॉपिक से जैसा कि आपने वो बताया है कि मेन टॉपिक हमारा ये है, चेक योर एबिलिटीज, इसी हवाले से है ना समर भाजी, एम आई राइट? जी जी बिल्कुल जी। तो एबिलिटीज को एनालाइज करने का एक ये फैक्टर भी है कि हम पर्सनली अपने जो एजुकेशनल रिपोर्ट कार्ड्स हैं उनको टाइम टू टाइम देखते रहें, उनको उनमें चेक करते रहें कि हम किस सब्जेक्ट में हमारी या किस फील्ड में हमारी प्रोग्रेस वीक है, उसे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और उसमें हमें मतलब जो है वो उसको किस तरह से हम ओवरकम करें। अच्छा, मैं यहाँ पे आपने टॉपिक की छेड़ ही लिया, तो मैंने मेरा बैकग्राउंड जो है वो, मैं एक साइंस स्टूडेंट था मैट्रिक में, और उसके बाद मैंने प्री इंजीनियरिंग किया। प्री इंजीनियरिंग के बाद जब मुझे आगे मेरिट गेम चली तो डेफिनेटली मैं आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट इन इंजीनियरिंग, स्पेशली मैथ में मैं काफ़ी वीक था, तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो मेरे लिए एक बड़ा ये शॉकिंग था कि मतलब मैं इंजीनियरिंग, मेरे वालिद साहब जो थे वो इंजीनियर थे एयरफोर्स में, उनका ख्वाब था कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन नहीं, मैं वो नहीं कर सका। तो फिर मुझे सिंपली आर्ट्स की तरफ जाना पड़ा और मेरे लिए वो बड़ा न्यू था चीज़, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के हमने पढ़े थे पहले, तो फार्मूला जस्ट लगाया या उसको प्रूव किया और वो उसका उसको न्यूमेरिक उसके सॉल्व कर लिए। लेकिन जब मैंने आर्ट्स की तरफ कदम रखा तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू था इतना लंबा चैप्टर लिखना, उसमें थ्योरेटिकली उसे एक्सप्लेन करना। तो मेरी जो आर्ट्स में ग्रेजुएशन में जो प्रोग्रेस थी वो काफ़ी डाउन हो गई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं नेक्स्ट आगे कैसे करूं। अब देखें ना, जैसे प्रीवियसली टॉपिक में समरबाजी ने उसको एक्सप्लेन किया कि हम एक डायरी लिखते हैं, एक रोजनामचा लिखते हैं। तो मेरी उस वक्त एक आदत थी कि मुझे पोइट्री का शौक था, तो मैं अपने जो भी मेरे माइंड में चल रहा होता था मैं उसको पोइट्री की शक्ल देकर उसको तरतीब देता था ना, यानी एक्सप्रेस करता था अपनी जो भी मेरे अंदर चल रहा होता था। तो मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी थी जिसको लिखने में मुझे ऑलमोस्ट 6 ईयर लगे थे, यानी मैंने एफएससी से लिखना शुरू की और मैं एमएससी में जाके उसको कंप्लीट कर पाया। मतलब तराशे उसके लिखता रहा और उसमें इम्प्रूवमेंट मैं लाता रहा। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं वो जस्ट सुनाना चाहता हूँ फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन। उसमें मतलब बड़ा मैंने अपने आप से ही वो डायलॉग किया है, अपने आप से ही बात की है। समबाजी, या यू श्योर अलाउ मी? या ओके। श्योर वो मेरी पोइम इस तरह से है कि मेरे ख्वाब कितने हसीन थे, मेरे ख्वाब कितने हसीन थे, जिन्हें पाना थी मेरी आरज़ू, वो शराब कितने हसीन थे। ये शरारतें थी नसीब की या हकीकतों के फरेब थे, मुझे जुल जो देकर चले गए वो सहाब कितने हसीन थे। सहाब सीन से है, बादल को कहते हैं। जुल जैसे बादल आता है तो वो आप बरसता नहीं, धोखा देके चला जाता है ना। तो मुझे जुल जो देकर चले गए वो सहाब कितने हसीन थे। मेरी ख्वाहिशें भी ना बिक सकी, मेरे कारोबार गरीब थे, मेरे सागिरों में जो सवाल थे वो मिलाल कितने अजीब थे। मुझे जुस्तजू थी कि मिले खूब तर, मुझे जुस्तजू थी कि मिले खूब तर, मेरा हिस्सा कम तर मेयार थे। मुझे हसरतों ने भी गिला किया, तेरे इंतखाब क्या अजीब थे।
ये नसीब मेरा लिखा नहीं, ये कलम भी मेरा चला नहीं। मैंने माना कि ये सभी साजिशें, ये इनायतें, ये नवाजिशें हैं सभी मेरी आजमाइशें। करे ना उम्मीद जिसे एक पल, इसे होगी अगली क्या आरज़ू। मेरे वादे थे मेरी रात से, चाहे ख्वाब हो मेरे किरचियाँ, भले हसरतें मुझे घेर लें। ये नसीब मुझसे हो बेनियाज, या हकीकतें मुझे तोड़ दें। हंसे ख्वाहिशें मेरी ज़ात पे, या शराब दें मुझे नफरतें। मेरे वादे हैं मेरी ज़ात से, नहीं हारना मुझे हयात से। मेरी कोशिशें मेरे साथ हैं, मेरे ज़ब्त मेरी बिसात हैं। मेरी जुस्तजू के मिले खूब तरोताज़ा है ये आज भी। मैं लिखूंगा अपना नसीब खुद, मुझे मंजिलें देंगी रास्ते, कि ये शौक मेरे गलत नहीं। मिले हर किसी को खबर यही, कि न हारना ही है जिंदगी। तो ये पॉइंट थी जो मैंने अपने आप से ही मैंने मुकालमा किया, बात की थी, और अपने आप को एक मोटिवेशन देने के लिए मैंने लिखी थी। और दैट्स जबरदस्त ऑल। फैसल भाई। जबरदस्त फैसल भाई। अच्छा, मैं आपका जो टॉपिक था, आप तैयार नहीं थे और आपने इतनी बात कर की है, और यही बात है कि ये इसीलिए मैं सबको सरप्राइज टॉपिक्स देना चाहती हूँ, ताकि जो उनके अंदर जो बातें हैं वो जो उसके ऊपर एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें पता चले कि हम ये बात कर सकते हैं। कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई आगे पीछे की करेगा और फिनिश कर देगा, बट जो कर सकता है और वो बोलेगा, तो उसको हमें ही पता चलेगा और उसको ही पता चलेगा ये मैं काम आसानी से कर सकता हूँ, दिस इज माई एबिलिटी एक्चुअली। अच्छा फैसल भाई, आपका टॉपिक था चेक योर रिपोर्ट कार्ड्स, हाई स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स, ठीक है, एजुकेशनल रिपोर्ट कार्ड्स। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, ये इस वजह से भी करना चाहिए आप लोगों को कि आप, जैसे इन्होंने कहा कि मैं इस चीज में वीक था तो मैंने उसके ऊपर वर्किंग की, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड ये करूंगी कि आप ये देखें कि आप किस चीज में बेहतर थे। अगर आप राइटिंग में बेहतर थे या लिखना आपको अच्छा लगता था, तो ही तो आपने पोइम लिखी है। नहीं तो हम जैसे लोग तो एक लफ्ज नहीं लिख सकते हैं शायरी के अंदर। मेरे जैसा बंदा तो मुझे समझ भी बहुत कम आती है एक्चुअली। ये मुकालमा जो होता है ना, ये तो मुझे जी समझ भी नहीं आता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, जी लेकिन जी। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि ये हर किसी की बस की बात नहीं भी होती है। लेकिन आप में इतनी एबिलिटी थी, या आपके अंदर इतनी वो थी कि मतलब क्या कह सकते हैं उसको, द वर्ड मेरे मुंह पे नहीं आ रहा, कि आप में इतना वो उसके जर्म्स थे। मैं यही कह सकती हूँ कि आपने इतनी भी पोइम लिख दी, अपने आप से मुकालमा किया है। एक पोइम लिखना इतना इजी भी नहीं होता। खैर, अपनी रिपोर्ट कार्ड्स आपको इसलिए बार बार देखनी चाहिए ताकि आपको पता चले, जिस वक्त तक हम मैट्रिक या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं ना, हम ये सारी परेशानियां दुनियादारी से फारिग होते हैं। कोई किसी किस्म की, हमारे पास बहुत कम लोग होते हैं जो परेशानियां लेके चल रहे होते हैं, या उनके साथ कोई ऐसे मिसहैप्स हुए हो। अदरवाइज स्टिल मैट्रिक, बहुत से लोग तो माशाल्लाह इतने अच्छे होते हैं कि जिनको यूनिवर्सिटी लेवल तक भी लाइफ का पता नहीं होता कि हम कितने वो वो हमारे पेरेंट्स एक लफ्ज बोला करते हैं कि कितने 20 के 100 होते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता होता, और दे आर जस्ट चिलिंग आउट देयर लाइफ उस तक, अपने यूनिवर्सिटी लेवल तक। लेकिन ये आप अपने मैट्रिक और सेकेंड ईयर का, मैं कहती हूँ कि वहां तक जो का टाइम होता है, उसमें आप अपनी मैक्सिमम एबिलिटीज को शो कर रहे होते हो। कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई आर्ट्स में अच्छा है, कोई कंप्यूटर्स में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई लिटरेचर में अच्छा है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें, उस चीज से आपको पता चलता है कि अच्छा, अगर मतलब जैसे हम आगे आगे दुनियादारी में पढ़ के हम वो चीजें भूलते जाते हैं कि हमने वो पहले क्या किया हुआ था, या हम क्या चीज करने में खुशी या हमें अच्छा महसूस होता था, या हम, जारी बात है, जो चीज आपको अच्छी लगेगी आप उसमें मार्क्स भी लोगे ना। मैं अगर मैथ्स में अच्छी थी तो मैं मैथ्स में मार्क्स भी लेती थी, और मेरे इस्लामिया वो सॉरी उर्दू जो थी, हालांकि कौमी लैंग्वेज थी, वो पासिंग मार्क्स में जा रही होती थी। तो वो ये देखने से आपको पता चलता है कि आगे हमने किस साइड पे जाना है, या हमारी क्या चीज हमें अच्छी लग, क्या चीज में, किस चीज में मैं स्पेशलाइज्ड, या मैं मुझे वो चीज वो वाला टॉपिक मेरा पसंदीदा था, या सब्जेक्ट मेरा पसंदीदा। आप उसी से रिलेटेड आगे अपनी जॉब से, अपने आगे करियर की काउंसलिंग, या अपने अपने करियर को चूज कर सकते हो। तो आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत जरूरी हैं इस वजह से देखने के लिए। सो 7th इज डन।
और 8th मैंने दिया है, मैं हाल में 8th मैंने किसको दिया है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? मैंने नाम नहीं लिखा। 8th मैंने किसी को दिया है अभी, लेकिन वो सायरा हफीज का था। 8th मैंने अभी किसी को दिया है। आसिफ भाई, मैंने आपको कौन सा वाला दिया है टॉपिक? आसिफ सलमान। मुझे आपने आज को फीडबैक का दिया हुआ। ओके, It was me actually. अच्छा, आर यू रेडी फॉर इट? अदरवाइज सायरा को लास्ट टाइम मैंने दिया था। आर यू गोना टेक दिस राइट? Ma'am, I'm gonna try. So it's just a self analysis की जो बात है, for example like ability analysis की. So leave money out of equation. So everyone wants money definitely. So लेकिन जैसे कुछ चीजें होती हैं, मतलब for example I can leave in fact because कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास जो चीजें कुदरत ने हमें दी हैं वो उससे भी ज्यादा प्रीशियस होती हैं। तो मैं मतलब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल पैसे हों तो भी मैं खुश रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, नॉर्मल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अच्छी जॉब चल रही हो, साइड में कुछ अच्छे 1-2 प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हो, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, तो नॉर्मल सी बात है, खुश रहती हूँ। कभी कभी जॉबलेस एंड नो प्रोजेक्ट्स, ऐसी भी लाइफ चल रही होती है, इवन दो मैं खुश रहती हूँ। तो उसमें खुश इसलिए रहती हूँ, दुख होता है, जनरल सी बात है, पैसे नहीं हो तो नॉर्मल सी बात है, बट मैं खुद को ये रियलाइज कराती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम पैसों से भी परचेज नहीं कर सकते, जो अल्लाह ताला ने कुदरत ने हमें अता की हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सांस ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन में फ्री ऑफ कॉस्ट सांस ले रहे होते हैं, अगर बीमार हो जाए तो वही आपको कितना कॉस्टली पड़ेगा। और हमारे जो रिलेशंस होते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें बाय बर्थ अता किए हैं, मॉम डैड सिबलिंग्स और अच्छे कुछ सिंसियर फ्रेंड्स भी, तो वो तो इनफैक्ट हमारे पास इवन वी वर मिलियनर्स हमें नहीं, मतलब नहीं मिल सकते। तो इस वजह से ना कोई जैसे वर्क स्ट्रेस होता है या प्रोफेशनल स्ट्रेस होता है, उससे मैं फाइट कर सकती हूँ इजीली, ये चीजें सोच के। ओके, थैंक यू वेरी मच रईस। सारा हफीज, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? Sarah Hafiz, do you want to add something in it? मैम आवाज आ रही है मेरी? जी अभी आई है। तो 1-2 लाइन मेरे माइंड में थी, मैं वो आपको बताना चाहूंगी। वैसे मुझे एग्जैक्ट चीज की समझ नहीं लगी थी, लेकिन जो कुछ मुझे अंदाजा हुआ है मैं आपको वो बताऊंगी। मैम क्लियर आवाज आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोले। इसका जो मैंने जो अंदाजा लगाया था, जो मुझे समझ आया वो ये था कि आपकी एक तो ये भी तरीका है आपकी हिडन एबिलिटीज को फाइंड करने का, कि आप वो चीज देखो कि जिसमें आपको पैसे की परवाह नहीं है, मतलब कि आपको उस चीज से वो करने में आपको आप इस चीज की फिक्र नहीं करते कि क्या हमें ये काम करने में हमें पैसे मिलेंगे या हमारे इसमें कितने पैसे लग रहे हैं ये वाला काम करने में। तो आप मतलब पैसे की परवाह नहीं करते और आपको वो काम फिर भी आप करते हो अपने शौक से, और वो आप उसमें एक्सपर्ट भी हो, लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन आपका दिल लग रहा है उस काम में। तो ये भी आपका एक टैलेंट होगा। जैसे मैम जो ये ऑनलाइन काम है, जैसे यहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो यहाँ पे अगर आप मेरे से काम करवाएं, मैं रात के 3 बजे तक बैठ के भी टास्क कंप्लीट करती रहती हूँ। इसके अलावा अगर मुझे मेरी अम्मी ने कोई काम कहा होगा ना कि सायरा ये काम करके सोना है, या घर का कोई काम है, लाइक कोई समझ लें कि कोई कपड़े वाला ही कोई काम है, सिलाई टाइप समझ लें, तो वो मैं 1 घंटे में बोर हो जाऊंगी। मुझे सिलाई आती है, मतलब कि ये भी है मेरे में समझ, टैलेंट या जबरदस्ती मेरी अम्मी ने मेरे में डाला ही समझ लें, लेकिन मतलब मैं वो बोर हो जाती हूँ। लेकिन ये ऑनलाइन काम जब मैं कर रही हूँ तो मैं 3 बजे तक बैठी रहती हूँ। तो मेरी अम्मी कहती है तुम, अम्मी को तो नहीं ना पता कि ये भी एक काम है। तो वो मुझे कहती है तुम सारा दिन फारिग बैठी रहती हो, लैपटॉप के आगे बैठी रहती हो, ये क्या करती रहती हो, ये करो वो करो। तो उसमें मेरा इतना दिल नहीं लगता, लेकिन इसमें लगता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये मेरी एक एबिलिटी है। दैट्स ग्रेट सारा। देखो मैं आपको एक चीज ऐड करूंगी इसमें, स्किल्स ज्यादा से ज्यादा सीखनी चाहिए। किसी वक्त कोई भी स्किल आपके काम आ सकती है। इट्स नॉट लाइक कि आपके मदर ने आपको एक चीज सिखाई है लेकिन यू गेट बोर्ड।
डूइंग दैट। लेकिन आई बिलीव कि जितनी ज्यादा स्किल्स आपके पास हो, फ्यूचर में या कभी आपको अपनी लाइफ में जरूरत पड़े तो आप कर सकते हो। हाँ, करने को दिल करे ना करे वो और बात है, लेकिन यू मस्ट हैव स्किल्स इन योर हैंड्स। ठीक है, ओके फाइन। नाइन्थ, हु हैज द नाइन्थ वन? मैम डोंट मेरा कॉपी। था जी बाहर डोंट साथ। कॉपी। जी मैम, इसमें मैम ये होता है कि डोंट कॉपी अदर्स मीन्स टू से कि देखें, ऐसा भी होता है कि कभी कभार हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हमें लगता है, ज़्यादातर अगर मैं इसे एग्जांपल एक सोशल मीडिया से दूँ ना मैम, आजकल क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमारे हैंड्स में है फ़ोन है और हम लोग जो भी कोई देखते हैं ना, तो हमें लग रहा होता है कि हर बंदा ना हमसे ज़्यादा बेहतर है। हम अगर फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान है, तो हम अगले बंदे को देखते हैं ना, वो इतना खुश होता है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो हम उसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, बल्कि उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। यार ये मतलब इतना अच्छा है, ये ऐसे कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? और कभी कभार ऐसा भी होता है कि उस कॉपी को करते करते हमारे ऊपर जो है वो गलत असरात पैदा होना शुरू हो जाए। लाइक कि हम लोगों को लगता है कि हमारी और हमें अपनी फैमिली को भी देखना चाहिए कि क्या हमें वो इस चीज़ की परमिशन देते हैं। नहीं यार, वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? मतलब अगर वो कॉपी उसको करने की कोशिश करते हैं, वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, इस चीज़ का हम बिल्कुल भी नहीं बॉदर करते, वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, हम बस कहते हैं वो कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम कॉपी करके वो कुछ करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। लाइक हमें कॉपी इस तरह इन सेंस नहीं करना चाहिए, जो हमारे पास है हमें उसके साथ सैटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर हमारे पास हो सकता है आज हम खुश हैं, हम परेशान हैं, कल ना हो, वो भी तो वो परेशान होता ही होगा। अब जो चीज़ वो हमारे सामने प्रेज़ेंट कर रहा है, तो हमें लगता है वो खुश है, उसका बैकग्राउंड तो किसी को नहीं पता। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारे पास जो है हम उससे सैटिस्फाइड रहें, हम अपने आप को इस चीज़ से रखें कि हम जहाँ हैं हम खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ का थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, हम ठीक हैं, नहीं भी ठीक हैं, हर पॉइंट पर हमें इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन कॉपी नहीं किसी को करना चाहिए, क्योंकि वो हमें नेक्स्ट हमारे जाकर लाइफ पे उस चीज़ का बैड इफ़ेक्ट होता है कि हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते। वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, लेकिन हम उसको कॉपी करके हम अपने ऊपर गलत उसका ले लेते हैं कि हाँ ये किया था, लेकिन करना नहीं चाहिए था, बाद में उस चीज़ का पछतावा होता है। Okay, thank you very much, Sabahat. I want to add here something. Don't copy others. This is for the one जो young entrepreneurs हैं, या आजकल जिस तरह अभी आपने सोशल मीडिया की बात की, मैं इसमें ही एक चीज और ऐड करूंगी। देखें, हम किसी की सक्सेस को कॉपी नहीं कर सकते। हम किसी को सक्सेसफुल देख के उस जैसा नहीं हो सकते until unless हम खुद से मेहनत करके वहां तक पहुंचे। हम उसके स्टेप्स पे पाँव नहीं रख सकते जस्ट टू हैव द सेम सक्सेस। माइट बी आप उसी तरह की मेहनत, उस जिस तरीके से मेहनत उसने की है, या जिस तरीके से द पर्सन जिसको आप आइडलाइज कर रहे हो उसके उस जितना सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा रादर देन कॉपिंग हिज स्टेप्स। आपको नहीं पता कि उसने कितनी दफा अपने इस प्रोजेक्ट में फेल हुआ, या कितनी दफा वो इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चला, या क्या उस प्रोजेक्ट के डूज एंड डोंट्स हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड हियर कि जिस तरह अब सोशल मीडिया पे आजकल काफी ट्रेंड चला हुआ जी व्लॉगिंग का। हर कोई कैन नॉट बी अ व्लॉगर, ठीक है? और उसके पीछे करते करते आप काफी सारी चीजें ऐसी शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट यू एक्चुअली, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। हम लोग काफी चीजें ऐसी शुरू कर देते हैं जो कि अनएथिकल होती हैं। आपको नहीं पता होता, आप बस देखते हो कि ओहो उसकी तो इस मंथ के इतने पैसे आ गए यूट्यूब से, मैं भी करता हूँ। वो मैं भी करता हूँ देखा देखी जो है वो राइट ट्रैक से रॉन्ग साइड पे आ जाते हैं जस्ट टू अर्न मनी। सो डोंट कॉपी एंड ट्राई टू मेक योर ओन आइडेंटिटी। जो भी करें उसमें आप अपने आप को मनवाने की कोशिश करें, एंड दैट इज नेचुरल वे टू अचीव एनी सक्सेस। सो सॉरी, हु इज द नेक्स्ट वन? जी सबाहत। मैम मैं बस जैसे एक चीज़ ऐड करना चाह रही थी, जो अभी आपने बोला ना कि मैं भी कर सकता हूँ, एक जहाँ पर ये मैं वर्ड आ जाता है ना मैम, हम यहीं पर फंसते हैं। बिकॉज हमें होता है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं हूँ तो सिर्फ मैं ही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, अगर कोई काम आप करते हैं ना, तो आपके सिर्फ आप अकेले नहीं, आपकी फैमिली भी सफ़र करती है। तो जैसे अभी आपने व्लॉगिंग का कहा, तो ऐसा ही है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ मैं ही हूँ, बिल्कुल नहीं। आपके सराउंडिंग पर आपकी फैमिली है, फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर एंड सिस्टर हैं,
मैरिड हैं तो आपके बच्चे होंगे, जो भी है, तो आप लोगों को मैं जहाँ पर ये वर्ड आ जाता है ना मैम, हमेशा हमें ये वर्ड फंसाता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि हम होना चाहिए कि मेरे सराउंडिंग पे बाकी भी हैं। अगर मैं हूँ रिप्रेजेंटर हूँ, लाइक मैं अब यहाँ पर मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं रिप्रेजेंटर हूँ अपनी फैमिली, तो सब अगर मैं बात कर रही हूँ ना, तो इट्स मीन कि मैं अपनी फैमिली को भी प्रेजेंट कर रही हूँ। बात करने से पहले एक इंसान को होता है कि मुझे ये सोच लेना चाहिए कि मैं अगर जिसके सामने भी प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं ही अकेला नहीं हूँ, उसको मे बी जो फ्लश है वो मेरे पेरेंट्स की, जो भी उन्होंने मुझे बताया वो भी वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। तो मैं देखो वर्ड जी, है ना मैं आपको एक चीज से बाहर आई वाना ऐड समथिंग हियर। अब ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट स्टार्ट हो गया है, मतलब थोड़ा सी एक दूसरी साइड पे निकल गया है मे वाली चीज पे। मैं जी अकेला इस वजह से नहीं हो सकता, सपोज आप या हम में से काफी खवातीन यहाँ पर इस वक्त इस पैनल पे बैठी हैं, तो वो अपनी अपनी हिम्मत से तो आई ही हैं यहाँ पर, लेकिन डेफिनेटली उनके घर वालों ने उनको अलाउ भी किया हुआ है। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि ये आपके अकेले की एफर्ट है, या आप इस एजुकेशन इतने लेवल तक पहुंची हैं कि आप इस वक्त मेरे साथ या हमारे साथ या हम लोगों के साथ आप बात कर पा रहे हैं या कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स ने या आपके घर वालों ने मेहनत करके आप लोगों को इस मकाम तक पहुंचाया है कि आप इस जगह पे आए हो। आई एम नॉट सेइंग कि वी आर वाओ थिंगी, नो वी आर नॉट, लेकिन जारी बात है कोई काम करने से पहले जब आप किसी जगह पे पहुंचते हो तो उसके पीछे भी आपके घर वालों की या आपके क्लोज जो आपके रिलेशन में है लोग, वो आपको इस काबिल बनाते हैं कि आपको इतना एतमाद देते हैं तो आप बोल भी सकते हो या आप किसी जगह पे काम भी कर सकते हो। इट्स नॉट ओनली मैं ताली भी एक हाथ से नहीं बजती है, उसके लिए भी दो की जरूरत होती है। सो वी हैव द फाइनल वन, सुलमान अहमद, नहीं आसिफ सुलमान, सॉरी आसिफ भाई। जी, टॉपिक जो मुझे दिया है वो आसिफ भाई, आज को इसको आपने ना कंक्लूड करना है सारे टॉपिक को। सारे टॉपिक को कि ये जो मुझे दिए टॉपिक दिया उसको आपको जो दिया है ना उसको जी जी कीजिएगा, जी लेकिन यहाँ पर ना 8 पूरे पॉइंट्स भी हैं, पूरे 10 पॉइंट्स भी हैं। तो ठीक है आफ्टर डूइंग द, बल्कि आप फीडबैक को कर लें, कंक्लूजन कोई करना चाहता है तो काइंडली हैंड रेस कर लें। आसिफ भाई आप स्टार्ट करें, कंक्लूजन के लिए कोई टॉपिक कंक्लूड करना चाहता है तो हैंड रेस करें। जी आसिफ भाई। ओके जी, आज वो फीडबैक यही है कि फॉर इंस्टेंस अगर हमारे कोई प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं या हमारे एंड से कोई एक्शन हुआ है, अब उसमें अगर कोई करेक्शंस हैं या फिर उसके अंदर हम लोग कोई अमेंडमेंट्स चाहते हैं, वो उस वक्त तक आपके सामने वो क्लैरिफाई नहीं होगा जब तक आपको कोई पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक आपको एंड यूजर से नहीं मिलती। फॉर इंस्टेंस की थोड़ी एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि जिस तरह जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो लोग पहले एक मेथड यूज करते थे वाटरफॉल का। वाटरफॉल ये है कि भी आप ऊपर से जिस तरह वाटर गिरता है और नीचे तक जा रहा है, उसमें दरमियान में कोई ब्रेकेज नहीं है, यानी कि उसका एंड रिजल्ट जब हो जाता था तब उसके बाद कस्टमर से फीडबैक ली जाती थी या क्लाइंट से फीडबैक ली जाती थी कि जब आप बताएं कि जी जो चीज़ डेवलप करके दी गई है वो उसका एंड रिजल्ट क्या है। अब इसके अंदर वो कहते थे जी कि टाइमलाइन बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। जब आपने पूरा प्रोसेस कर दिया और फीडबैक आपने एंड में ली उससे, तो वो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करना और उसको दोबारा उस फीडबैक के अगेंस्ट रिप्रोड्यूस करना उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए, तो इट वाज अ टाइम टेकिंग और बहुत उसके अंदर हैसल्स होती थी। तो फिर जब प्रोसेस को रीमॉडिफाई किया और उसमें कहा यह गया कि जनाब अली अगर आप फीडबैक कस्टमर से हर 2 से 3 जब आपकी एक प्रोडक्शन लाइन आपकी हो जाती है, लाइक उसका एक सेगमेंट आपने प्रोड्यूस कर लिया है, उसको प्रोटोटाइप बनाया और आपने उसका फीडबैक ले लिया, उसी से जो है ना आपको उसका एंगल ऑफ कंसर्न जो है ना उसी वक्त पता चल जाएगा एंड यूजर से कि जो आप लोग प्रोड्यूस करना चाह रहे थे कि वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर जो कस्टमर जो है वो चीज़ डिमांड कर रहा था वो उसकी फीडबैक के को अलाइन कर रहा है। सो अब जिस तरीके से हमारा भी ये प्रोसेस जेवी जीनियस का चल रहा है, जब ये स्टार्ट हुआ था तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट थे। जैसे जैसे पब्लिक इन जो फीडबैक आया तो आपके पूरे सिस्टम जो है ना रीओरिएंटेट हो गया और उसको मतलब बेहतर तरीके से पॉजिटिव नोट पे ले जाना आसान हो गया। सो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव जो फीडबैक है वो अगर
हमने देनी भी है तो वो पॉजिटिव नोट पे देना बहुत जरूरी होता है। अब बाज लोगों के जो है वो उनका माइंड सेट ये होता है कि उन्होंने बात ही नेगेटिव करनी है और फीडबैक भी नेगेटिव देना है। अच्छा, अब उसमें बेशक उनका कुछ डिस्टिंक्ट किस्म का एक उनका हो अप्रोच हो जो कि एंड रिजल्ट को अचीव करना ना मकसूद हो, बजाय ऐसे कि वो सिस्टम को डिरेल करना मकसूद हो। सो हमें ये सारी चीजें जो है ना ज़हन में रखनी है कि हम लोग जब किसी से फीडबैक लेना है तो वो किस तरीके से लेना है, उसके भी तरीक़ाकार हैं। फॉर इंस्टेंस अगर जब आप फीडबैक के लिए कोई कुछ नोट्स बना के उसको दे रहे हैं, वो उसमें हो सकता है कि आपने जिसे कहते हैं ना कि क्वेश्चन पूछा और वो लाइक यस और नो एंडेड में आपने फीडबैक ले लिया। एक जो है कि आपने उससे डिटेल मांग ली उससे। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना आपको पहले से वो प्लान आउट करनी पड़ती हैं कि भाई आपका जो एंड यूज़र है उसकी कैपेबिलिटी क्या है और वो किस हिसाब से जो है ना आपको जवाब दे सकता है। और कस्टमर की अपनी भी एक एबिलिटीज़ हैं जो वो एक्सप्रेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, या उस यानी कि जिस टॉपिक के ऊपर उससे फीडबैक लिया जा रहा है, क्या वो उस फीडबैक को देने का अहल है भी कि नहीं है। सो ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। तो जो बंदा डिज़ाइन कर रहा है, जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, उनको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जो मुझे उधर से फीडबैक मिलेगा कि वो मेरे बेनिफिट में है कि नहीं। So this is what I think it's तो हमें बस क्वेश्चन मार्क यही है कि जब भी फीडबैक हमने देना है वो पॉजिटिव नोट पे देना है। तो आस्किंग राइट कैंडिडेट आल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू आसिफ भाई। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। एक्चुअली द टॉपिक थोड़ा सा जो ये टॉपिक है ये अब हमारे हाउ टू डिस्कवर आवर एबिलिटी से थोड़ा सा एडवांस चला गया। मैं इसको वापस लेके आना चाहूँगी इसी के ऊपर कि हाउ टू आस्क फॉर द फीडबैक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर एबिलिटीज, हाउ टू डिस्कवर योर एबिलिटीज। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, वजीहा आप डू यू वांट टू कंक्लूड दिस टॉपिक? Ask your abilities. That's why you raised your hand. नहीं, मैंने जस्ट एक चीज़ ऐड करनी थी। जैसे आसिफ अभी भाई ने कहा कि हमें फीडबैक लेने के लिए एम्फसाइज़ करना, लेकिन मेरा एम्फसाइज़ ये था, एक पॉइंट ऐड करना था कि हमें फीडबैक देने के लिए भी, क्योंकि जैसे देखें हम अक्सर जगहों पे जाते हैं, बैंक्स वगैरह, हम सर्विसेज ले लेते हैं बट वी नेवर बॉदर टू थैंक देम और गिव देम पॉजिटिव। अगर कंप्लेंट होगी हम ज़रूर करते हैं लेकिन पॉजिटिव फीडबैक कभी भी नहीं देते, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो दूसरे लोग भी जो काम कर रहे हैं वो डीमोटिवेट होते हैं। तो हमें सिर्फ फीडबैक लेने का नहीं, हमें फीडबैक देने के लिए भी जो है हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि जब भी हम किसी के साथ कोई अच्छी सर्विसेज हमें मिल जाएं तो हमें उनको एप्रिसिएशन ज़रूर देनी चाहिए। Okay, thank you very much. Anyways, now I'm going back to my topic, which is discover your abilities. Ask for feedback. I wanna add here जो आप दोनों साहिबान ने बात की है वो बहुत अच्छी की है, और फीडबैक देना और लेना वो एक अच्छा फीडबैक पॉजिटिव में देना चाहिए. But I wanna add is oftentimes try to discover what you are good at comes by asking for feedback from your family, फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड प्रोफेसर स्पेशली। आपको अपना जो फीडबैक है वो अपनी फैमिली से सबसे पहले लेना चाहिए कि यू एट व्हाट थिंग यू आर गुड एट, ठीक है। उनके कमेंट्स कभी कभी आपको सरप्राइज भी कर देंगे, लेकिन यू हैव टू पे अटेंशन टू ऑल ऑफ देयर कमेंट्स रिगार्डिंग योर एबिलिटीज, कि आप अपना फीडबैक अपनी एबिलिटीज के ऊपर अपने फैमिली और फ्रेंड जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स, आई एम नॉट सेइंग द जर्नल फ्रेंड्स, द पीपल हु डोंट नो यू, बट द फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम चाइल्डहुड विद यू, और जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनसे, या कोलीग जो आप जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे होते हो ऑफिस में, या आपके टीचर्स, उनसे आप जरूर फीडबैक अपनी एबिलिटीज के बारे में लें। आप उनसे डिस्कस करें कि आपको ये चीज आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि इंसान अब खुद जो देख रहा होता है उसको तो हर चीज खुद का किया हुआ अच्छा लग रहा होता है,
बट मजा तो तब है जब आपके साथ वाले भी उसको एक्सेप्ट करें कि यस दिस थिंग यू हैव डन इज द गुड थिंग, या ये सबके बेहतरी के लिए है। इससे ये होगा कि आप लोग अपनी एबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकेंगे, प्लस आप आगे किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं आप अपना प्रोफेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि फाइन मैं अपनी इस एबिलिटी को इस प्रोफेशन में अगर लगाऊं तो I will be more satisfied, plus I can earn more, I may be a successful person in this profession. तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने फीडबैक्स को अपने क्लोज जो आपके साथ लोग हैं उनसे ज़रूर मांगा करें रिगार्डिंग योर एबिलिटीज या रिगार्डिंग योर टैलेंट वट एवर यू हैव। आइदर यू आर अ फ्रेशली ग्रेजुएटेड और आप अपना करियर चेंज कर रहे हैं या जो भी आप अपना जिस भी एज पे हैं, आप अपने ऊपर ये एक सेल्फ असेसमेंट ही है कि आपको ये लेनी ज़रूरी होती है ताकि आपको पता चले कि हाँ जी आप किस चीज़ में बेहतर हैं। So I want you people to conclude this topic. Do we have anyone जो इस टॉपिक को conclude करना चाहे? No one? May I pick someone? इसलिए खुद से ही बता दें। आमिर शहजाद, will you do that? आमिर शहजाद। क्या हो गया भाई? टॉपिक कंक्लूड करने को कहा मैंने। हाफिज भाई तो हैंड रेज करें। Okay, Riaz bhai is here to conclude the topic. Tell Riaz bhai, I have to make you panelist. Zaid, आप देख नहीं रहे attendees में बेटा? मैं कर रहा हूँ उनको ऐड। जी, attendees आप ना छोड़ा करें, ये सबको लेके आया करें। जी रियाज भाई, टॉपिक कंक्लूड करें। रियाज भाई से रियाज अहमद। यस मैम। जी टॉपिक कंक्लूड करें रियाज भाई। जब भी आइडिया होता है ना किसी भी टॉपिक पे, उस आइडिया को सोचता है एज इट इज को अप्लाई नहीं किया जाता, उस आइडिया को पहले एनालाइज किया जाता, सब्सक्राइब किया जाता, एंड माइनसेस जितने भी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि सामने लेके आया जाए। उस आइडिया को अप्लाई करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और जितने भी मेथड्स होते हैं वो सारे किए जाते हैं, एनालाइज किए जाते हैं, और फिर उसके बाद उसमें एक्शन प्लान होता है, और एक्शन प्लान के साथ साथ उसके जितने भी फाइनेंस होते हैं एक्सपेंसेस, उन चीज़ों का एक तजिया किया जाता है। ये होता है किसी भी बड़े आइडिया। और सेम एज ए ह्यूमन बीइंग हमें पूरे दिन में बहुत से ऐसे फैसले छोटे से बड़े करने होते हैं जो इसको एनालाइज करने वाले भी हम खुद होते हैं, जिनको क्रिटिसाइज करने वाले भी हम खुद होते हैं, और फाइनली हम लोग अप्लाई करने भी खुद होते हैं। तो खुद की जो सलाहियतें हैं उनको बढ़ाने के लिए हमें पॉजिटिव गैदरिंग और पॉजिटिव जो है ना फीडबैक वो ज़रूरी होता है, ताकि हमारी जो सलाहियतें हैं वो मज़ीद बेहतर हों, और हमारी कैपेसिटीज़ जो हैं जो मुश्किल वक्त में ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जैसे कि फाइनली हमारी टीम ने एक मुश्किल वक्त में अच्छे पेश करके ये साबित किया उनके पास कुछ कोई भी मसला जो होता है फेस को तरीके से कर सकते हैं। Okay, thank you very much Riaz bhai. Although there was some kind of distraction in that, but I believe कि सबको समझ आ गई होगी। I have attached homework for tomorrow. कल का homework का link मैंने दे दिया है। Again it's a video, और वीडियो की असेसमेंट है, और कल मैं आपके साथ इसकी स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी, which is discover your abilities। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सबने बहुत सॉरी सम लोग नए आए ना, आप एक दफा यूट्यूब लिंक खोल के उनको बता दोगे कैसे वो करना है ना।
स्क्रैप ओपन करना है। ओके, मैं बता भी देती हूँ। लेट मी ओपन दिस थिंग। आप लोग जो आज हमारी इस मीटिंग में न्यू हैं, हम लोग असेसमेंट्स लेते हैं डेली बेसिस पे, और उस असेसमेंट का कोई एक तरीका होता है। 80% पासिंग मार्क्स होते हैं। इट्स काइंड ऑफ ओपन बुक असेसमेंट। 80% आप लोगों ने मार्क्स लेने होते हैं। ये आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं, इस तरह की वीडियोस शेयर की जाती हैं, समटाइम्स स्लाइड्स शेयर की जाती हैं, और इसके मुताबिक आपको ये जो वट एवर इज हैपनिंग इन दिस वीडियो, इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। कभी कभी इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग समझ रहे होते हैं कि ये तो सवाल क्या आएगा, ये तो ऐसे सवाल आने वाला नहीं है, वो भी क्वेश्चंस आते हैं बीच में। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को प्रॉपरली सुने भी और उसको प्रॉपरली याद भी करें, उसके नोट्स भी तैयार कर लें। आप लोगों को डिजिटल नोट्स तो बनाने फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन में बता दिया गया होगा कि अपने डिजिटल नोट्स कैसे आपने बनाने हैं। तो आपने वीडियो को देखना कैसे है, यू हैव टू प्ले दिस वीडियो। सबसे पहले तो आप इसके कैप्शंस ऑन कर लें, जो कि ये नीचे चलना स्टार्ट हो गए, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हाँ, ये नहीं, यहाँ पर चलना स्टार्ट हो गए। कैप्शन जरूर ऑन करें। इससे ये होता है कि अगर कोई बात आपको सुनने में समझ नहीं आई तो आप साथ साथ उसको रीड भी कर रहे होते हैं। प्लस आपके पास एक और तरीका है इसको देखने के लिए, यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, इनको क्लिक करेंगे तो ओपन ट्रांसक्रिप्ट ओपन हो जाएगा। वट एवर दे आर सेइंग यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। लेट इट ओपन। ये जो भी बात हो रही है यहाँ पर लिखी हुई भी चल रही है, ताकि अगर आपको सुनने में कोई सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से इसको देख के भी देख लो, और यहाँ पर आप स्टॉप भी कर दो कि इस टाइम पे तो ये बात हुई थी, और इसको अच्छे तरीके से इसको ज़हन नशीन करो। और एक्चुअली जो ये प्रैक्टिस है, दिस इज फॉर योर लिसनिंग स्किल्स, कि आप कितने अच्छे तरीके से सुन के अपने दिमाग के अंदर इस चीज़ को बैठाते हो। ये वीडियोस ऐसी रैंडम वीडियोस नहीं है, ये लोगों की लाइफ स्टोरीज हैं, किस तरीके से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए या किस तरीके से वो आज सक्सेसफुल हैं, क्या उनके डूज हैं, क्या उनके बिजनेस के डोंट्स हैं, किस तरीके की उनकी लाइफ है। ये उनके जिंदगी का एक जिसे सुहाना हयात आप कहते हो, या अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी बिजनेस की स्टोरी, वो सारी इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सुने कि वो क्या कह रहे हैं, और उसी लिहाज से हम आपसे सवाल भी करेंगे। दिस इज फॉर न्यूबीज। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जस्ट क्लिक करें उसके ऊपर और आप यू विल बी एबल टू रीड एवरीथिंग वट एवर द सेइंग। इससे आपकी 2 किस्म की जो है स्किल्स, लिसनिंग और रीडिंग, ये दोनों जो है इनहेंस होती हैं। प्लस आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो ये जस्ट आप इसको कॉपी करें और गूगल पे सर्च कर लें। इसका मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये जस्ट गूगल या कोई भी आप सर्च इंजन यूज कर रहे हैं उस पर जाके इसको देख लें। सपोज जैसे ये एडवर्टाइजिंग को मैंने क्लिक किया है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं इसको क्लिक करके इसका मीनिंग देख लूंगी, या कोई भी इशू, कोई भी ऐसे वर्ड यूज हुआ है या कंपनी का नाम यूज हुआ है, आपको कंफर्म नहीं हो रहा, तो एडवर्टाइजिंग का भी मतलब शो हो गया। सपोज यहाँ पर वो कह देता है कि मेरी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, कोई नाम ले लेता है, तो आप कंपनी का भी नाम वहां से देख के यहाँ पर सर्च करो, देखो क्या एग्जैक्टली यही है, क्या ये बंदा उसमें है, ताकि आप अपनी तरफ से कंफर्म हो जाओ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं या आपके असेसमेंट में क्वेश्चन आए तो आप उसका मुझे जवाब दे सको। फरजाना, इज दिस ओके? ओके फाइन एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह कल आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर होंगी। कल हम नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे और ये वाली असेसमेंट भी कल आपकी होगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।